अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम सेकेंड ईयर की फिजिक्स के चैप्टर नंबर 16 को डिस्कस कर रहे हैं। एक प्रीवियस चैप्टर के अंदर टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि जो पावर है वो एसी सर्किट्स के अंदर किस तरह से मैक्सिमम होती है या मिनिमम होती है, किस तरह से डेसिपेट होती है और कौन से ऐसे सर्किट्स हैं जिनमें डेसिपेट नहीं होती है। ठीक है, आज हमारा टॉपिक ये है कि सीरीज रेजोनेंस सर्किट, सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स। अब सीरीज रेजोनेंस सर्किट्स के अंदर हम कंसीडर ये करते हैं कि हम एक ऐसा सर्किट कंसीडर करते हैं, ठीक है। सीरीज का मतलब ये है कि हम हेड टू हेड उन तीनों चीजों को कोइंसाइड करेंगे, जिसमें हमारे पास एक रेजिस्टर होगा, एक हमारे पास कैपेसिटर होगा और एक हमारे पास जो है वो इंडक्टर होगा। इन तीनों को हमने क्या करना है, एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट कर देना है। अब रेजोनेंस, यहाँ पे आपको ये बात पता होनी चाहिए कि रेजोनेंस यहाँ पे क्यों यूज हुआ है। अब रेजोनेंस का मतलब क्या होता है, सिंपली अगर हम चैप्टर नंबर 11 फर्स्ट ईयर के अंदर जो है वो रेजोनेंस के टॉपिक को देखें तो रेजोनेंस में हमने ये कहा था कि हम किसी भी चीज को एक ड्राइवन फ्रिक्वेंसी प्रोवाइड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे झूला है, ठीक है, वो झूला जो है वो अपनी एक खास फ्रिक्वेंसी के साथ, नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मूव करता है, लेकिन जब हम उसको पुश करते हैं, एक खास फ्रिक्वेंसी इसको देते हैं, तो समटाइम ये होता है कि उसकी फ्रिक्वेंसी, नेचुरल फ्रिक्वेंसी, ड्राइवन फ्रिक्वेंसी जो है वो नेचुरल फ्रिक्वेंसी के साथ मैच करती है, तो आपके पास वो जो झूला होगा वो मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के साथ क्या करना शुरू कर देता है, मूव करना शुरू कर देता है। इस फिनोमेना को हम नाम देते हैं रेजोनेंस, जहाँ पे एम्पलीट्यूड क्या हो जाता है, मैक्सिमम हो जाता है। अब सीरीज के अंदर है तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ये रेजोनेंस का वर्ड यहाँ पे यूज क्यों हो रहा है, रेजोनेंस को हमने क्यों अप्लाई किया है। अब हम क्या करते हैं, इन तीनों जो आपके पास है रेजिस्टर, कैपेसिटर या फिर इंडक्टर, इन तीनों को हमने सीरीज में कनेक्ट करते हुए एक एसी सप्लाई के साथ कनेक्ट किया है, जिसकी फ्रीक्वेंसी जो है वो टाइम टू टाइम क्या कर रही है, वेरी कर रही है टाइम के लिहाज से। हाँ, अगर हम देखें तो रेजिस्टर जो है, रेजिस्टर के क्लास जो वोल्टेज होगा V = IR के इक्वल होगा, यहाँ पे आपके पास IXL के इक्वल होगा, XC के इक्वल होगा। तो अगर हम देखें XC और XL के रिलेशन को, तो XC जो है वो हमारे पास किसके इक्वल होता है, ओमेगा C के इक्वल। हम बेसिकली फ्रीक्वेंसी के रिलेशन के एतबार से देखना चाहते हैं कि रिएक्टेंस जो है वो किस केस में बढ़ जाती है और किस केस में जो है वो कम हो जाती है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, 2πfc, और इसी तरह से XL जो है वो हमारे पास किसके इक्वल आ जाता है, 1/ओमेगा C, और ये रिलेशन आएगा 1/2πfc के इक्वल, जबकि ओमेगा L के इक्वल आ जाएगा, और ये आ जाएगा रिलेशन 2πfL के इक्वल। अब अगर हम ये कहते हैं कि हमारे पास फ्रीक्वेंसी जो है वो लो फ्रीक्वेंसी है, लो फ्रीक्वेंसी के ऊपर अगर हम इस चीज को नोट करें तो हमारी जो इक्वेशन नंबर 1 है, यानी रिएक्टेंस ऑफ द कैपेसिटर है, वो क्या हो जाएगी, ये वेरी स्मॉल हो जाएगी, ठीक है, ज्यादा हो जाएगी। XC जो है वो ग्रेटर हो जाएगी देन XL से। अब XL जो है फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो XL भी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। तो अगर हम हाई फ्रीक्वेंसी पे बात करें, ठीक है, तो हाई फ्रीक्वेंसी के ऊपर आपके पास क्या होगा, XL जो है वो XC से बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको अगर आप ज्यादा करते हैं तो XC कम हो जाएगा और XL जो है वो आपके पास ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। अब इसने ये कहा कि इस केस के अंदर आपके पास जो है, यहाँ पे जो है वो कैपेसिटर डोमिनेट कर जाता है रिएक्टेंस ऑफ द इंडक्टर के ऊपर, और यहाँ पे जो है वो इंडक्टर डोमिनेट कर जाता है देन द कैपेसिटर के ऊपर। अब उसने ये कहा कि हमारे पास एक इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी होनी चाहिए जिसके ऊपर हम ये कहें कि ये दोनों एक दूसरे को क्या कर दें, बैलेंस कर दें। तो हम ये कहते हैं कि उस इंटरमीडिएट फ्रीक्वेंसी को हम रेजोनेंस का नाम देते हैं। वो रेजोनेंस की कंडीशन हम क्या कहते हैं कि हमारे पास जो XL है वो किसके इक्वल आ जाएगा, XC के ऊपर। तो वहां हम ये कहेंगे कि जो प्रोसेस होगा वो मैक्सिमम अपीयर हो जाएगा, वो आपके पास जो सर्किट है वो टोटली बिहेव करना शुरू कर देगा, किसके तौर पर, रेजिस्टिव के तौर पर। अब उसको हम फेजर डायग्राम के थ्रू अगर शो करना चाहें, प्रीवियस टॉपिक के अंदर हमने ये देखा था कि आपके पास सीरीज में अगर रेजिस्टर और कैपेसिटर थे, ठीक है, तो आपके पास जो कैपेसिटर और रेजिस्टर का रिलेशन था वो इस तरह से आता था। ये रेजिस्टेंस थी, ये आपके पास XC था, क्योंकि वहां पे आपने ये कहा था कि वोल्टेज जो है वो आपके पास लीड करता है, लैग करता है देन करंट। तो इसी तरह से इंडक्टर के क्रॉस जब आपने फाइंड किया था तो इंडक्टर में आपके पास जो रिएक्टेंस आई थी, ठीक है, ये XC है और ये XL है, तो आपने ये शो किया था कि आपके पास जो रिएक्टेंसेस हैं कैपेसिटर और इंडक्टर की, वो एक दूसरे को क्या कर रही है, अपोज कर रही है, ठीक है। तो फिर उसने ये कहा कि जब हम क्या करते हैं, फ्रीक्वेंसी को ज्यादा करते हैं, ठीक है, बढ़ाते हैं, तो ये बढ़ जाती है
जब हम फ्रीक्वेंसी को कम करते हैं तो ये चीज जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, जबकि ये बढ़ जाती है। तो उसमें ये था कि एक पॉइंट हम ऐसा लेते हैं जिसे हम ओमेगा आर रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम देते हैं, कि हम वो फ्रीक्वेंसी सेट करते हैं जहां पे आपके पास ये दोनों बराबर हो जाए। तो हम ये कहेंगे कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, तो आपके पास जो सर्किट है वो टोटली रेजिस्टिव के तौर पर बिहेव करना शुरू कर देगा। ठीक है, अब हम ये देखना चाहते हैं कि ये जो हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का नाम लिया है, अगर हम इसको कैलकुलेट करना चाहें तो उसको हम कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं। अब उसको कैलकुलेट करने के लिए जो हमने रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी की कंडीशन अप्लाई की है वो कौन सी थी, कि हमारे पास जो रिएक्टेंस है XL वो किसके इक्वल आ जाती है, कैपेसिटेंस के इक्वल। ठीक है, कैपेसिटर के इक्वल। अब दोनों की वैल्यूज अगर हम इसके अंदर पुट करते हैं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ओमेगा इनटू L व्हिच इज इक्वल टू 1 ओवर ओमेगा इनटू C। हमने बेसिकली फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करना है तो हम क्या करते हैं, ओमेगा स्क्वायर इज इक्वल टू 1 ओवर LC। ठीक है, ओमेगा की जगह हम रिलेशन लिख सकते हैं 2 पाई f into whole square which is equal to 1 by LC। यहाँ से हम फ्रीक्वेंसी को फाइंड करना चाहते हैं तो फ्रीक्वेंसी का स्क्वायर आ जाएगा f स्क्वायर इज इक्वल टू 1 by 2 पाई का स्क्वायर into LC। फ्रीक्वेंसी जनरली हम लेने के लिए क्या कर देंगे, टोटल स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो आपके पास जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है वो किसके इक्वल आ जाएगी, 1 by 2 पाई into स्क्वायर रूट ऑफ 1 over LC। ठीक है, ये हमारे पास रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी का वो रिलेशन आता है जिससे हम ये कह सकते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर और इंडक्टर की आपस में क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। अब यहाँ पे हम कुछ रेजोनेंस सीरीज सर्किट जो होते हैं उनकी प्रॉपर्टीज को डिस्कस करते हैं। जो पहली इसकी प्रॉपर्टी ये आती है कि जो फ्रीक्वेंसी आपने कैलकुलेट की है वो किसके इक्वल आती है, FR इज इक्वल टू 1 by 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ LC के इक्वल। सेकेंडली हम इसके अंदर ये कहते हैं कि जो इम्पीडेंस होगी सर्किट की वो प्योरली रेजिस्टिव होगी। क्यों, क्योंकि आपके पास इंडक्टर और कैपेसिटर के अलावा जो रिएक्टेंस होगी वो एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल आउट कर देंगी। तो वोल्टेज और जो करंट होंगे वो आपके पास क्या होंगे, इन फेज होंगे। तो इन फेज होने की वजह से पावर फैक्टर वहां पे क्या आएगा, मैक्सिमम आएगा। क्यों, क्योंकि वहां पे एंगल जो है वो आपके पास 0 डिग्री है, P इज इक्वल टू VI cos थीटा है। तो एंगल 0 होने की वजह से पावर जो है वो आपके पास क्या आ जाएगी, मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, थर्ड वन पॉइंट आपके पास ये है, impedance of the circuit is minimum at this frequency and it is equal to R। अब इस पॉइंट के ऊपर आपके पास जो है impedance मिनिमम आएगी। ठीक है, देन उसने ये कहा कि रेजोनेंस पॉइंट के ऊपर जो आपके पास वैल्यू होगी करंट की वो मैक्सिमम आ जाएगी। ठीक है, अब वो कैसे मैक्सिमम आएगी उसको आप शो करने के लिए क्या कर सकते हैं, फिगर शो करते हैं। ठीक है, एक ग्राफ ड्रा करेंगे जिसमें आप क्या करते हैं, वाई एक्सिस के अलावा करंट लेते हैं, एक्स एक्सिस के अलावा आप टाइम लेंगे। अगर हम इस पूरी कर्व को शो करना चाहें तो आपके पास ये वैल्यू आ जाती है। यहाँ पे जो है टाइम के लिहाज से फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज कर लिया है, तो हम ये कहेंगे कि आपके पास जो करंट की वैल्यू है वो कब मैक्सिमम आएगी। अगर उसने ये कहा कि एम्पलीट्यूड जो है वो सोर्स का V नॉट अगर हम उसको कांस्टेंट कर देते हैं तो करंट की वैल्यू आपके पास क्या होती है, मैक्सिमम आ जाती है इस रेजोनेंस के ऊपर। और वो करंट की वैल्यू आपके पास यहाँ पे मैक्सिमम आएगी, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड यहाँ पे बन रहा है जो किसके इक्वल आएगी, V नॉट ओवर R के इक्वल। और फिर उसने ये कहा कि अगर हम रेजोनेंस पॉइंट के ऊपर VL की वैल्यू देखें, द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द इंडक्टर एंड द वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटर दोनों जो है वो लार्जर होंगे सोर्स के वोल्टेज के हिसाब से। यानी आप ये कह सकते हैं कि जो वोल्टेज ड्रॉप है अक्रॉस द इंडक्टर और कैपेसिटर के अलावा, ठीक है, उन दोनों के इफेक्ट को अगर हम कंबाइन करें तो वो ज्यादा होगा देन जो हमने वहां पे एसी सप्लाई के ऊपर जो सोर्स है अप्लाई किया हुआ था। ये दोनों चीजें जो है वो ज्यादा होंगी देन इस वैल्यू के। ठीक है, तो इसमें हमने ये देखा सीरीज रेजोनेंस सर्किट के अंदर कि हम रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी को कैलकुलेट करते हैं। कब कैलकुलेट करते हैं, जब हम कंडीशन अप्लाई करते हैं कि हमारे पास जो रिएक्टेंस है कैपेसिटर और इंडक्टर की दोनों आपस में बराबर हो जाएंगी, तो आपके पास ये जो सर्किट है वो प्योरली रेजिस्टिव के तौर पर एक्ट करना शुरू कर देगा और यहाँ पे आपके पास जो पावर फैक्टर है वो 1 हो जाएगा। हमारा आज का टॉपिक यहीं तक था। अल्लाह हाफिज।